नमस्कार, मैं भावना यादव आप सभी का स्मृति एकेडमी द्वारा आयोजित स्वयं मंथन भाग 8 में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय कंसेप्ट ऑफ हेल्थ और आज की हमारी वक्ता पद्मश्री डॉक्टर लीला जी, जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज उनको इंट्रोड्यूस करने का मौका मुझे मिला है। डॉक्टर लीला जोशी, जिनको मदर टेरेसा ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, रेलवे के चीफ मेडिकल डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड है। रिटायरमेंट वर्ड सुनते ही जो मोस्टली हमारे दिमाग में आता है कि लगभग 35-40 साल की जॉब के बाद चलो बहुत काम हो गया, अब थोड़ा आराम करा जाए। पर जिनसे आज आप मिलेंगे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद भी देश सेवा का जज्बा नहीं छोड़ा। डॉक्टर जोशी 82 साल की उम्र में भी बिना थके बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती ही जा रही हैं। उनकी रिटायरमेंट सिर्फ नौकरी से हुई है, सेवा से नहीं। डॉक्टर जोशी के जीवन का मिशन ही किशोरियों और महिलाओं को अनीमिया मुक्त करना है। मध्य प्रदेश में रतलाम की रहने वाली डॉक्टर लीला जोशी जी बीते 22 सालों से खून की कमी, अनीमिया को लेकर आदिवासी अंचलों में कैंप लगाकर मुफ्त इलाज कर रही हैं और करीब करीब 3 लाख से भी ज्यादा किशोरियों और महिलाओं को अनीमिया से दूर करने में मदद कर चुकी हैं। 1997 में वो आसाम के गुवाहाटी में मुख्य स्वास्थ्य डायरेक्टर के रूप में नियुक्त थी, जिस दौरान उनकी मुलाकात मदर टेरेसा से हुई, जिन्होंने उनका हाथ थामकर आदिवासी महिलाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर जोशी, आप जैसी सेवा में अपने आप को लगाने वाली चिकित्सक का इन आदिवासी महिलाओं को बहुत बहुत जरूरत है, तो इन्हें मत भूल जाना। और डॉक्टर जोशी ने तब से ही अपने मन में ये बात बिठा ली है और अपने जीवन का लक्ष्य ही इसे बना लिया है। डॉक्टर जोशी अब तक बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। उनमें से कुछ मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। पद्मश्री अवार्डी 2019-20, 2016 100 वुमेन अचीवर अवार्ड, कम्युनिटी सर्विस अवार्ड, वुमेन प्राइड अवार्ड, प्राइड ऑफ फॉक्सी, विश्व सेवा रत्न अवार्ड, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर लीला जोशी जी को आमंत्रित करती हूँ। मैम, इट्स ऑल योर्स। प्लीज वेलकम डॉक्टर लीला जोशी जी। मैम, आप म्यूटेड हैं मैम। अजय, can you please unmute her? Unmute. Thank you. स्क्रीन शेयरिंग करना है मुझे। कुछ आवाज आ रही है आपकी? मैं सुनाई पड़ रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? एक बात फिर पूछो। यस मैडम, आप ऑडिबल हैं। आप स्क्रीन पे शेयर कर सकती हैं। मेरे को स्क्रीन शेयर करने का है। हाँ, आप कर सकती हैं मैडम। आपका सेटिंग्स हैं, आप एनेबल करेंगे, स्क्रीन शेयर हो जाएंगे। चालू है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको नमन करती हूँ और विशेष रूप से अजय जी और भावना को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका दिया और अपना विचार व्यक्त करने का, शेयरिंग माय थिंग्स विथ यू। थैंक्स ए लॉट। जैसा हम सब जानते हैं कि आज हम चर्चा करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ।
स्वास्थ्य हम सब लोगों के लिए है क्या? कंसेप्ट में हम कोई डिजीज, स्पेशल डिजीज या कोई ट्रीटमेंट या कोई थेरेपी जैसी चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। हम हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं? कंसेप्ट ऑफ हेल्थ यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। यदि हम आज मैं अपने स्वयं से या फिर किसी से भी पूछूं कि हेल्थ के से आपका क्या मतलब है, व्हाट इज एग्जैक्टली द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ फॉर यू, तो मुझे बहुत अलग अलग किस्म के विचार मिलते हैं। पर एक चीज जो सब में कॉमन है वो है हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ हैप्पीनेस। तो जब हम किसी से ये पूछते हैं कि एक हष्ट पुष्ट मनुष्य है जिसमें कोई रोग नहीं है, तो क्या वो स्वस्थ है? अगर यही सवाल मुझसे कोई 1 दशक या 1.5 दशक के पहले 10-15 साल पहले पूछा जाता तो कोई भी कहता कि हाँ ये मनुष्य स्वस्थ है। पर आज हेल्थ का कंसेप्ट बहुत वाइडन है, और अगर आज मुझसे कोई ये सवाल पूछे तो मेरा जवाब होगा कि जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ has been widened a lot, और WHO इसके लिए क्या कहता है? व्हाट इज, किस वे से WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संघ हेल्थ को परिभाषित करता है? हम एज पर WHO हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल और मेंटल का तो हम सबको बहुत है आइडिया है, लेकिन जो सोशल वेलबींग, आप आज देखिए पूरा विश्व कोविड-19 की चपेट में है, सब दूर अशांति है, कोई एट ईज नहीं है। अब ऐसे दिखने में हम स्वस्थ भले ही हैं, पर एक अनिश्चितता का वातावरण है, एक पूरा वातावरण अनहेल्दी है। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, जिसे हम तो बहुत पहले से इस कंसेप्ट को समझते हैं। मैं यहाँ पर तुलसीदास जी का एक रामचरितमानस से एक कोट करना चाहूंगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज महु कहु नहीं व्यापा। हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि केवल अगर हम हेल्दी हैं इसका मतलब सब ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राम राज, सब सुखी तभी हैं जब सब हेल्दी हैं, सब सुखी हैं। अब तो मेडिकल साइंस भी कहता है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक। कहने का मतलब ये है कि केवल फिजिकल प्रॉब्लम, भले ही it may manifest as some physical problem, but the exact reason, exact problem may be somewhere else, that is mental. तो ये सब चीजें they together constitute, और जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा झाड़ फूक और ये सब होता है, it also denotes a sort of a mental component of any disease. तो अब जब health is not a individual identity, तो हम आगे करें तो क्या करें? तो मैंने उसको इस प्रकार मैपिंग किया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, भागीदारी कुछ अपनी कुछ हम सबकी, क्योंकि
अगर मैं हेल्दी हूँ पर मेरा आसपास मेरे लोग, इवन फैमिली में एक पर्सन भी अगर रोगी है तो पूरा फैमिली सफर करती है। तो इसमें कुछ मेरी भागीदारी, कुछ हम सबकी भागीदारी, और कुछ हो सकता है हम इस जंक्चर में कुछ करने नहीं भी कर सकते हैं। तो कुछ डिजीजेस मैंने इस तरह से इनको क्लासिफाई करने की कोशिश की है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ कंट्रोलेबल है, कुछ आइदर नॉट कंट्रोलेबल और पार्शियली कंट्रोलेबल। जो कंट्रोलेबल है उसमें मोस्टली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और उसके लिए बहुत कुछ आजकल कहा गया है। अभी लास्ट वीक हमने विश्व योगा दिवस मनाया, बहुत कहा जाता है, बहुत सुना जाता है। मैं एक बात आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगी कि क्वांटिटी ऑफ लाइफ हमारे हाथ में नहीं है, हम कितना जिएंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हम किस तरह जिएंगे ये हमारी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इन आवर हैंड। और इसलिए जो कुछ भी मैं उनका केवल एक तरह से केवल बता दूंगी कि, लेकिन ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। इसमें आता है जीवन शैली, दिनचर्या, खान पान, आदतें, व्यसन, नींद, योग, मेडिटेशन एटसेट्रा। पर जो ये सब आजकल जानते हैं, खूब मीडिया में चर्चा है, पर कितने उसे करते हैं और कितना उसे सही ढंग से किया जाता है ये बहुत मैटर करता है। जो मेरा एक अनुभव है उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बैलेंस फॉर एवरीथिंग, बैलेंस फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर प्रोफेशन। बहुत सारे लोग प्रोफेशन में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दे फॉरगेट द अदर एस्पेक्ट विच इज इक्वली एसेंशियल। तो ये सब चीजें हैं, मेरे हिसाब से कंट्रोलेबल चीजें हैं। अब मैं जाती हूँ इसके दूसरे भाग में, आइदर नॉट कंट्रोलेबल और पार्शियली कंट्रोलेबल। इसमें आता है अनुवांशिक, हेरिडिटरी, जेनेटिकल प्रॉब्लम, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स। इसमें ये हमारे बस की नहीं, वी आर नॉट द चूजर, वी रियली कैन नॉट डू मच फॉर दिस। साइंस इसमें कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स भी हैं, पर ये दिस इज फॉर द फ्यूचर। अब हम जो कर सकते हैं मैं उसमें जरा आप लोगों से विस्तृत चर्चा करना चाहूंगी। हमने अभी देखा फॉर अनबॉर्न गर्भस्थ शिशु के लिए, हमने अभी देखा कि वातावरण किस तरह से हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। जो मेरा सारा कम्युनिकेशन, पूरी प्रोफेशनल लाइफ अनबॉर्न चाइल्ड से कम्युनिकेशन में ही बीता है, और मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि गर्भस्थ शिशु हर प्रकार से चैतन्य रहता है। वो अपनी आसपास होने वाली क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को बहुत अच्छी तरह से रेस्पॉन्स कर सकता है और रेस्पॉन्स करता है। हमारे आगे अभिमन्यु का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और एक और एग्जाम्पल जो मैंने किसी साइकोलॉजी की बुक में पढ़ा था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक एग्जीक्यूटिव, एक बहुत बड़ी फर्म के एग्जीक्यूटिव की क्या आदत थी कि वो जहाँ पर भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी, लंचेस, डिनर्स, पर वो जहाँ पर वो कुछ पुरानी बात है जब घड़ियों का महत्व था, आज तो घड़ियों का कोई महत्व नहीं है, तो वो जहाँ पर भी घड़ी देखते थे वो घड़ी चुरा लेते थे।
और इसके बाद वो घड़ी तोड़ देते थे। उनके जो उनके सबऑर्डिनेट्स थे, उनके साथी थे, और वो जिस कैडर में, जिस पोस्ट में थे, उनके इस हैबिट से बहुत परेशान थे। और कई लोगों को उन्होंने, कई डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, और बाद में ये निष्कर्ष निकला कि जब वो इन इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब वो अपने माँ के गर्भ में थे, तब उनकी गर्भ में कुछ पोजीशन ऐसी थी कि उनका कान डायरेक्टली माँ के हार्ट से अपोजिट था। हर वक्त टिक टिक हार्ट का टिक टिक होता था। और एक जो लेबर स्टार्ट होने का, मैं क्योंकि एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो हर वक्त एक लेबर स्टार्टिंग की एक थ्योरी ये भी है कि बच्चा हमेशा वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट एनवायरनमेंट, दैट इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट। तो जब बाहर आके उन्होंने अपने बाद में ये देखा कि दैट थिंग वाज, घड़ी उनको अपने उस वाले अनुभव से साइमुलेट करती हुई, तो ही ऑलवेज वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट thing which is doing tick 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 which he experienced in his intrauterine life. और जब उनको ये मालूम पड़ा, जब ये बात सही हो गई, तो then he became all right. तो किस तरह से एक अनबॉर्न चाइल्ड अपने वातावरण से, अपने आजू बाजू के एटमॉस्फेयर से किस तरह से प्रभावित होता है, और जिसका इफेक्ट लेटर लाइफ में होता है। अब हम थोड़ा सा इंट्रायूट्राइन वातावरण की बात करेंगे। आज कल बहुत कुछ हो रहा है कुपोषण के लिए, एनीमिया के लिए, कि माता के गर्भ में शिशु को जब किसी तरह की डेफिशिएंसी रह जाती है, तो वो कैसे लेटर लाइफ में वो डेफिशिएंसी किसी भी तरह से फिर पूरी नहीं हो सकती। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी, जेस्टेशनल डायबिटीज। जिस ढंग से, जिस रफ्तार से डायबिटीज आजकल बढ़ रहा है, सुनामी है, बिल्कुल बहुत फास्ट रफ्तार से जिस तरह से डायबिटीज बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण non-congenial atmosphere of the fetus in the mother's womb है। एक एंटिटी होती है जेस्टेशनल डायबिटीज। माँ प्रेगनेंसी के पहले डायबिटिक नहीं है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डायबिटिक हो जाती है, और आफ्टर प्रेगनेंसी उसका डायबिटीज ठीक हो जाता है। बट दैट जेस्टेशनल डायबिटीज लेटर लाइफ में इस बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है, और अर्ली डायबिटीज होने में ये एक बहुत प्रमुख कारण है। एडोलेसेंट बच्चों की ओबेसिटी का भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। मेरा ये सब आपको कहने का तात्पर्य यह है, मतलब ये है कि माँ को प्रॉपर हेल्थ गाइडेंस, प्रॉपर डॉक्टर्स की सलाह में थ्रू आउट रहने में मदद करना चाहिए। अगर टाइमली, इसी तरह से और भी कई डिजीजेस से जो इंट्रायूट्राइन एटमॉस्फेयर, इंट्रायूट्राइन वातावरण बच्चे का सही नहीं रहता, वो लेटर लाइफ में जाके हम बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स, अगर माँ की प्रॉपर केयर की जाए, और ये हम सब लोगों की सो कॉल्ड वी आर अवेयर पर्सन्स, हम जागरूक लोग हैं। कई वक्त माताएं बहुत लेट प्रेगनेंसी में विद कॉम्प्लिकेशन लेकर आती हैं, हम उनसे कहते हैं क्यों आप इतना लेट आए, तो अभी भी एक तरह का मन स्थिति चलती है, अरे ये तो एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन है, बूढ़ी कि क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की, कोई ऑपरेशन कर देगा, कोई कुछ कर देगा। तो हम सब लोगों का ये एक ड्यूटी बनती है कि हम गर्भवती माताओं का प्रॉपर उनको एडवाइस जहाँ तक कर सकें करें, और इस तरह से हम हमारे ऑफस्प्रिंग को, द फ्यूचर जनरेशन को हम बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से निजात दे सकते हैं।
अब ये मैंने एक एग्जांपल दिया जेस्टेशनल डायबिटीज का, ऐसे बहुत है। इसी प्रकार ड्यूरिंग बर्थ डिफिकल्ट बर्थ के आगे बर्थ ट्रॉमा, बर्थ एस्फिक्सिया, जब जो बच्चा है, जो अनबॉर्न है, जो ड्यूरिंग डिलीवरी उसको ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में होती है, तो बाद में वो बहुत अपनी लाइफ में सफर करता है। तो और अब नेक्स्ट चाइल्डहुड केयर, हम सब लोगों की, मेरा इनफैक्ट इस चर्चा में भाग लेने का जो मेरे दिल से ये एक मतलब है कि हम किस प्रकार बचपना सुधार सकते हैं। और ये शुरू के जो वर्ष है, शुरू के जो एज है 7, 8, 9 इवन 10 वर्ष तक भी हम जो कुछ बच्चे को देंगे, आजकल स्थिति कुछ ऐसी है कि आइदर दे आर ओवर केयर्ड और दे आर अंडर केयर्ड। ओवर केयर्ड भी बहुत खराब है, इक्वली बैड एज अंडर केयर्ड। स्पेशली हम बहुत चीजें, आज का बचपन इज डिबार्ड ऑफ many good things which are really very essential for later life। हम आज जो हैं, हम जो कुछ अपने लेटर लाइफ में करते हैं किसी भी वे में, चाहे स्वास्थ्य के संबंध में, चाहे पर्सनैलिटी के संबंध में, या किसी भी हिसाब से जो करते हैं, दैट इज ऑल whatever we have learned, we have हमारे अंदर डाला गया है ड्यूरिंग दिस अर्ली चाइल्डहुड। तो आप जरूर कुछ इस तरह सोचें। आपका ग्रुप बहुत ही मुझे अच्छा लगा है, और आप कुछ इस तरह सोचें कि किस तरह से हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को, ऑफस्प्रिंग्स को हम स्वस्थ बना सके हर हिसाब से। बहुत एक जो जस्ट टू कंक्लूड, मैं चाहूंगी कि हम डिस्कशन बाद में ज्यादा करें। जस्ट टू कंक्लूड, जो हम समझे हैं इस बीच अबाउट द हेल्थ, वो यही है कि एक इंडिविजुअल पर्सन अगर हेल्दी है तो इट इज नॉट कंप्लीट हेल्थ। कंप्लीट हेल्थ, यदि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे आसपास के लोग स्वस्थ नहीं हैं, मेरा आसपास का वातावरण स्वस्थ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो मैं ईज महसूस कर ही नहीं सकती। ईज, ईज महसूस नहीं करूंगी। और जब ये ईज डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा? DISEASE, डिजीज, यही तो रोग है। और पर एक बात मैं जरूर कहूंगी बिफोर आई स्टॉप, कि हमारे लिए ये कंसेप्ट नया नहीं है। हम तो हमेशा से ये जानते हैं, लेकिन कई कारणों से मुझे लगता है कि नाउ इट नीड्स रिवाइव आवर कंसेप्ट ऑफ सुख, हैप्पीनेस। हम तो वही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब निरोग रहेंगे तो तभी तो हम निरोग रहेंगे। हमारे आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा तो तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। इंडिविजुअल का स्वस्थ रहना स्वस्थता नहीं है। तो आइए हम सब मिलके स्वस्थ का रियल कंसेप्ट लें और उसमें ही आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी जो कि हमारे मदर्स हमको देते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी मम्मी ने, मेरी दादी ने जो मुझे बताया, वही सारी जानकारियां आजकल की जनरेशन में यस आई विल से कि मिसिंग है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी। और अब मैं चाहूंगी कि अगर आप में से किसी को भी लीला मैम से कुछ पूछना है तो प्लीज रेज हैंड और टाइप इन द चैट बॉक्स।
लीला मैम हमेशा से ही चाहती हैं कि डिस्कशन एक दूसरे के साथ हो, वन साइडेड ना हो। तो प्लीज रेज योर हैंड इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन। Rohit, your hand was raised previously. Do you want to ask anything? Ajay, can you unmute Rohit here? Yeah, hi ma'am. This is like a very inspiring discussion from your side. I think we have मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपनी लाइफ आपने पूरा इस मिशन पे पूरा आपने मतलब इन्वेस्ट किया है। सो अब ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ विच इज अ वेरी थॉटफुल क्वेश्चन मेरे हिसाब से, कि एक मिशन को अचीव करने के लिए जो आपने जिस तरीके से बताया, डिजीज फ्री एंड ऑल दिस, ये परसिवरेंस आप में कहाँ से आई? मतलब बिकॉज यू ऑलरेडी आर, आप बहुत ही सेटल्ड जॉब में थी। क्योंकि जो मैंने देखा है आज की सोसाइटी में, जो लोग बहुत सेटल्ड जॉब में होते हैं, दे डजंट वांट टू कम आउट फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन्स, बट सोसाइटी के लिए इतना कुछ करना मतलब इक्वल टू ये सब आप और आज भी आप कर रही हैं। ये इंस्पिरेशन कैसे आई और हम कैसे करेंगे सर? प्लीज बताइए मैम। देखिए, मैंने कई बार ये बात बताई है कि मैं बेसिकली उत्तरांचल की हूँ, उत्तराखंड की हूँ, और मेरी मदर जब शादी के बाद आई तो वहाँ पर उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर बहुत यंग प्रेग्नेंट मदर्स को उन्होंने देखा मरते बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। तो उनकी इच्छा हुई कि वो उनके लिए कुछ करें, और पर उस वक्त ये कुछ भी संभव नहीं था। तब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, डिटरमिन कर लिया कि मैं अगर कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो मैं अपनी बेटी से वो सब करवाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। और इसी से उन्होंने मतलब बीइंग इन एन एवरेज फैमिली, हमको बार बार हमारे यही डाला कि यू हैव टू डू समथिंग। और डॉक्टर भी गायनिकोलॉजिस्ट हो गई, और कि बहुत प्रिवेंटेबल डेथ्स गर्भवती माताओं की होती हैं हमारे यहाँ। अभी भी हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो शायद एक इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ। एक हमारे एक वक्त एक आदिवासी महिला आई, और वो उसका हीमोग्लोबिन केवल 5 ग्राम था, and she bled to death in front of me, and we were just unable motivated me to do something so that our mothers, they do not die of anemia, do not die of lack of bleeding, which is a very common problem, especially in unprivileged group of और इसके बाद एक बार जब मेरी गुवाहाटी में पोस्टिंग थी तो मेरी भेंट मदर टेरेसा से हुई, और संयोग ही कहिए मदर टेरेसा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि डॉक्टर, डू समथिंग फॉर दीज आदिवासी, दीज ट्राइबल पीपल, दे आर वेरी सिंपल पर्सन्स। तो शायद वो भी एक उसमें एक ज़रूरी एडिशन हो गया, और मैं ये काम करने लगी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द आंसर। डॉक्टर सतीश, आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? अजय, कैन यू प्लीज अनम्यूट डॉक्टर सतीश? हेलो। तो हाँ, मैं सुन रही हूँ। नहीं सुनाई दे रहा है। देखिए आवाज नहीं आई डॉक्टर सतीश। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो, हाँ अब आ रही है। हाँ मैम, जो आपने एनीमिया पे वर्क किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। एक तो जो एनीमिया में
एनीमिया जैसा आप शायद जानते ही होंगे कि वेरी important cause of maternal loss in our country, especially in unprivileged and tribal belt में। तो एनीमिया हम लोग मैंने एक छोटी एनजीओ बनाई श्री सेवा संस्थान के नाम से, और ये एक तो एंटीनेटल केसेस में प्रेग्नेंट मदर्स जाकर हम कैंप लगाते हैं, गर्भवती माताओं का परीक्षण करते हैं, उनका ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, और जो भी उनको बराबर फॉलो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने प्रोग्राम को रिजल्ट ओरिएंटेड, हम उनको छोड़ते नहीं है गर्भवती एनीमिक गर्भवती माताओं का, तो जब तक कि उनका एनीमिया करेक्ट नहीं हो जाता। और एक फ्यूचर की हेल्दी नॉन एनीमिक मदर बनाने के लिए हमने अपने इस एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को हम स्कूलों में ले गए, और स्कूलों में सभी हम बच्चे लड़के और लड़कियों को दोनों को करते हैं, पर हमारा ज़्यादा जोर बालिकाओं के ऊपर है। तो हम जो अभी भी आपको ताजुब होगा, मुझे नहीं मालूम कि कितना जनरल पब्लिक में मालूम है, हमको अभी तक स्कूलों में 4 या 5 ग्राम वाली बच्चियां मिलती हैं, जबकि हीमोग्लोबिन ऑन एन एवरेज 10 से ऊपर या 12 ग्राम % के नीचे कुछ भी हीमोग्लोबिन है उसको WHO एनीमिया मानता है। हम उतना नहीं करते हुए भी 10 ग्राम तो कम से कम होना ही चाहिए। तो हम इन बालिकाओं को फॉलो करते हैं। जैसे हमने 200 बच्चे अगर एक दिन देखे और उसमें से करीब 30-40 बिलो 7 ग्राम % निकलते हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं। जो बहुत एनीमिक है उनको हम यहाँ पर लाकर IV आयरन सुक्रोज देते हैं, जिनका मतलब हम उनको छोड़ते नहीं है जब तक वो ठीक हो जाए। यही हमारा मकसद है और यही शायद फल भी दे रहा है। शायद मैंने क्लियर किया आपका। यस मैम, थैंक्स। आपने एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए अपनी लाइफ जो लगाई है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। नेक्स्ट मैम, ममता जी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगी। जरूर। अजय, ममता जी को अनम्यूट कीजिए। ममता जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैंने किया। हेलो, आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही, मुझे आ रही, बोलो ना। हाँ मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होती है उसके बाद भी अगर डायबिटीज ठीक नहीं होती हाँ, तो उसका हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो उसको एज सच डायबिटीज का ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास बराबर फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली जो कुछ हेरिडिटरी इसका होता है, पार्ट होता है। और फिर इसके बाद लाइफ स्टाइल, योर लाइफ स्टाइल। आजकल एक ये जो रॉन्ग लाइफ स्टाइल है, इट इज ए वेरी बिग कॉज ऑफ डायबिटीज। सेडेंटरी लाइफ एंड गलत तरह का खान पान, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब रीजन है। तो हो सकता है कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज maybe a sort of you already had the tendency of diabetes, pregnancy has acted as a stimulus for your diabetes, and then you may be clear diabetic patient। ये भी हो सकता है। जैसे मैम आपने पहले बताया कि जिनके प्रेगनेंसी में डायबिटीज है तो बच्चों को भी जल्दी डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों को उससे बचाया जा सके? वही मैंने कहा, और वही उसी में मैंने जोर भी दिया कि आपको माँ की केयर करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो इफ द डायबिटीज इज कंट्रोल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड कि वो बच्चे को बाद में इतनी तकलीफ नहीं होगी। Either it will be less or he may not get that problem। तो सबसे पहले तो माँ को प्रॉपर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जरूरी है। सेकेंडली, बच्चे का लाइफ स्टाइल फ्रॉम द बिगिनिंग
क्योंकि अब हमको अच्छी तरह मालूम है कि इट इज द लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री, खाना पीना जैसा मैंने बताया, वो सब उसका सही ढंग से चले तो चाहे उसको न भी हो, और हो सकता है कि अगर आज होने वाला हो तो 10 साल आगे खिसक जाए। तो दिस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। मैम जैसे कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज है तो उस समय इंसुलिन मेडिसिन वगैरह तो ले ही नहीं सकते? नहीं, सब दिया जाता है, सब दिया, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड, कितना है ब्लड शुगर, किस तरह से है। इनिशियली किसी भी चीज को हम डाइट से कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा है तो डाइट इज नॉट सफिशिएंट, देयरफॉर मेडिसिन इज मस्ट। सब कुछ मेन मतलब ये है कि पेशेंट का डायबिटीज शुड बी अंडर कंट्रोल, माँ का डायबिटीज शुड बी अंडर कंट्रोल, सो दैट इट डज नॉट हैव दैट इल इफेक्ट ऑन द अनबॉर्न चाइल्ड। Okay, thank you, ma'am. Thanks. Thank you, ma'am. Next question is from Ajay himself. बोलो भाई अजय। Thanks, madam, for guiding us. We will also like, ma'am, we are a very small social group. What more we can do as a group, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा हो सकता हो? मैं चाहती हूँ आप लोग करो कुछ, पहले खुद सोचो क्या किया जा सकता है अंडर योर सर्कमस्टेंस, यू आर द बेस्ट जज। लेकिन पहले तुम सोचो कि क्या कुछ कर सकते हो। मुझे लगता है कि एजुकेशन सॉर्ट ऑफ ए प्रोग्राम कैन डेफिनेटली हेल्प ग्रुप कि भाई किस तरह से। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यू हैव टू फॉलो देम अप। एक वक्त हमने कुछ बात कर ली, एक वक्त हमने कुछ कर लिया, इट नेवर गिव्स अ गुड रिजल्ट। हमको फॉलो अप बहुत जरूरी है। ये मेरा भी अनुभव यही है कि अगर हम फॉलो अप नहीं करते तो वन टाइम एक्शन इज एज गुड एज नो एक्शन। तो आप कुछ लीजिए, टेक समथिंग टू डू एंड डू इट कंटिन्यूअसली, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट। Yes, ma'am, absolutely. Persistency for anything is very important. To reach any goal, persistency is the key. Yeah. So, we started few things और आपसे continuously guidance लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, I am ready, ever ready. Great, thanks a lot, ma'am. करो, thanks, ma'am. Do it. I mean, मतलब इस एज में एक एंथुसियाज्म रहता है, एक एनर्जी रहती है, और अगर कुछ करने का मन हुआ तो कर डालना चाहिए। बहुत सारी वक्त क्या होता है कि हम ये सोच के अरे ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं। वंस वी स्टार्ट देन ओनली वी कम टू नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स टू बी फेस्ड। बिना स्टार्ट किए हमको मालूम ही नहीं पड़ता है, केवल ये सोच के बैठ जाए कि अरे उसमें तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्टार्ट, मन आया है तो स्टार्ट कर दो, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। दैट कैन, और कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जो सॉल्व नहीं होगी, ऐसा मेरा अनुभव है। ग्रुप जब हमने स्टार्ट किया था मैम, तब हमें भी ऐसा ही लगा था कि पता नहीं कैसे होगा, बट व्हेन वी स्टार्टेड so many people are getting benefited, वो कितनी बड़ी बात है, बहुत। तो मेरे को यही लगता है कि आपको मन आया कुछ अच्छा करने के लिए तो करना शुरू कर दे। आज की सीख यही है, जो अगर करना है। ओके, सो मैम सबकी तरफ से एक बार फिर से one more question is there from somebody asked. टाइम कितना बचा है? चलानी जी, I unmute them. ओके, कौन? अर्चना जी, मैंने आपको unmute अर्चना जी, ओके। अर्चना जी प्लीज गो। हेलो मैम, नमस्कार मैम। हाँ बोलो। वही जोशी मैम को तो हमारा बिग सैल्यूट है, मैम को तो जितना तारीफ करने का उसकी कम है। मैम मैं बोलना चाहूंगी, आप प्लीज शेयर करिए ना वो चीज। हम लोग जो ब्लड शुगर का फॉलो अप करते हैं, पैप टेस्ट का फॉलो अप करते हैं, वो आप शेयर करिए ना। फिर से बोलो, मेरी समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। मैम हम लोग जो ब्लड शुगर टेस्ट का फॉलो अप करते हैं ना रतलाम में, हाँ करते हैं ना, डायबिटिक है ना, वो पैप टेस्ट फॉलो अप करते हैं। हाँ फिर आप शेयर करिए ना ग्रुप में।
नहीं समझ में आया, उसको क्या करें? बताइए आप लोग कहते हैं ना कंटिन्यू, फिर उसका बार बार टेस्ट कराते हैं। हाँ, वो सवाल ये है। हाँ, वो बताइए आप सभी को। को खूब अच्छी तरह मालूम है। हम 14 नवंबर इज वर्ल्ड डायबिटिक डे। हम आज 5-6 सालों से क्या कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर डे के दिन करीब हम 25-30 संस्थाएं, अर्चना तो बहुत अच्छी तरह से जानती है, 25-30 संस्थाएं रतलाम के अलग अलग पार्ट में ब्लड टेस्टिंग बूथ लगाते हैं और शाम की वक्त एक पैनल डिस्कशन करते हैं जिसमें डॉक्टर्स आर इनवाइटेड to educate the public for diabetes, for prevention of diabetes, और for उनके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देके, और फिर there are many things to motivate people to participate हम करते हैं, कभी किसी को कुछ गिफ्ट देके, जिन्होंने सबसे ज्यादा किया बूथ में। पर एक चीज जो हमारे अर्चना जो अभी रहती है कि हमने सिविल हॉस्पिटल से वालों से कांटेक्ट किया है, एंड दोज हु कम आउट डायबिटिक फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दैट आवर ब्लड शुगर एग्जामिनेशन, हम सिविल हॉस्पिटल के थ्रू उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल आई फील दैट public needs lots of education, lots of correct education and motivation, कि बराबर क्या होता है कि ये लोग ट्रीटमेंट को इतना जरूरी नहीं समझते। किसी ने कहा वो ऐसा है, उससे ब्लड शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो छोड़ देते हैं। एंड कॉम्प्लिकेशंस तभी होते हैं जब आप ट्रीटमेंट लेते लेते छोड़ देते हैं। तो ये एक 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है, जिसमें अर्चना तुमने क्या सवाल किया था? मैम यही बताने के लिए बोल रही थी। अच्छा। थैंक यू मैम, ये एक और नई जानकारी देने के लिए हमें। एंड अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे या अजय को भेजिए। मैं बिकॉज अभी थोड़ी टाइम लिमिट है, तो मैं मैम से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर कलेक्ट करूंगी। बिफोर कंक्लूडिंग मैं आप सबको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारा नेक्स्ट स्वयं मंथन का सेशन ममता जी लेंगी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, और हमारा अगला टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। सो वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमारे साथ लीला जी जैसी वक्ता, लीला जी जैसी समाज सेविका हमारे साथ जुड़ी हैं, और नेक्स्ट स्वयं मंथन में ममता जी हमारे साथ होंगी। थैंक यू लीला मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाल के हमारे साथ अपना इतना अनुभव शेयर किया। म्यूटेड है मैम, आप म्यूटेड हो। I enjoyed. Thanks a lot, ma'am. We all learned a lot from you. नहीं, बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा। Okay, thank you everyone. We take a leave from here. Thanks ma'am once again. Bye bye everybody.